दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। 3% पे हमारी महंगाई थी, ये 39% पे ले गया, 4% पे फिर आ गई। जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं ये समझता हूँ कि जी ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए काम किए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। आज मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ काफ़ी अरसे बाद मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में नौमुंतखब अरकान से मुलाकात की है और धुआंधार खिताब भी किया है। उन्होंने आज भी वही पुराना बयानिया दोहराया। बानी पीटीआई, तहरीक इंसाफ और केपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया उनकी जानिब से। और नवाज शरीफ ने दावा किया है 2017 में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था, नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, बहुत महंगाई बढ़ी, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। पीटीआई के दौर में सिर्फ तबाही और महंगाई आई, ये कहा गया नवाज शरीफ की जानिब से। और कहा कि बदतहजीबी का कल्चर और गालम गलोच आम हुआ, खारजा उमूर का दिवालिया निकाला गया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं और मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचाया गया। आज हुकूमत कोई फैसला खुद नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीजों का बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, उनको लाने वाले भी बराबर के मुजरिम हैं। दोनों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि फितना फसाद, जलाओ घेराव के माहौल में कौन सी कौम तरक्की करती है। नवाज शरीफ ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में मुल्क की तरक्की के लिए मंसूबे शुरू किए और कहा कि 1.5 साल में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम कर दिए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इखलाकी, मुआशी और मुआशरती दिवालिये से बचाया। आज मेरिट का बोलबाला है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है तरक्की में। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज उनसे भी आगे निकल गए, उन्होंने क्रेडिट दिया है उन्हें। और इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यह वाज़ेह किया है कि हर दौर में कहा गया कि नवाज शरीफ का दौर खत्म हो गया। नवाज शरीफ 40 साल में पहला बड़ा लीडर है जो आज भी तारीख रकम कर रहा है, ये वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया। और कहा कि 40 साल से नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। इसी हवाले से हमारे प्रोग्राम का आज का पहला और बड़ा सवाल कि लीगी सदर नवाज शरीफ की मुल्की सियासत में फिर एंट्री, तहरीक इंसाफ और मुखालफिन पर शदीद तनकीद की गई। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी के दावे सामने आए हैं। नवाज शरीफ की गुफ्तगू ने मुस्लिम लीग नून को कितना सियासी फायदा पहुंचाना है, इससे कितना फायदा होगा, इस हवाले से बात करेंगे। आज के पैनलिस्ट का तारुफ मैं आपसे करा दी जा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नवीद साहब, क्या कहते हैं आप? नवाज शरीफ की नई सियासी एंट्री, इस मौके पर उनकी जानिब से जो कहा गया, हमने देखा ये वही बातें हैं जो माजी में करते दिखाई देते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इनसे कोई फायदा होगा अब? देखिए एमन सॉरी कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो कहा, जो एक बयानिया था PMLN का, जो 2024 के इलेक्शन से पहले का जो बयानिया था, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया था। और उसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब एक जिदार लीडर के तौर पे सामने आए थे। जिस तरह से वो ताकतवर हलकों को ललकार रहे थे, जिस तरह से वो नाम ले लेके और जो है वो जलसों में उनको ललकार रहे थे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब का जो उनका स्टैचर था वो काफ़ी बढ़ गया था और वो बयानिया जो है वो काफ़ी मकबूल हो रहा था उस वक्त। नो डाउट जो PTI थी वो तो कॉर्नर हुई थी, लेकिन वो बयानिया छोड़ना पड़ा। ये जो 2024 के इलेक्शन में जो नून लीग इक़्तिदार में आई पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, तो वो बयानिया जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो छोड़ना पड़ा उनको। अब वो बयानिया छोड़ के तो जो मकबूलियत थी, यानी जो इन्होंने कबूलियत का रास्ता इख्तियार किया और अपनी मकबूलियत को कुर्बान कि जो अपने बयानियों को कुर्बान करके जो है वो ताकतवर हलकों के साथ मिल के इन्होंने इलेक्शन में जिस तरह से आए, जिस तरह से जो इलेक्शन हुआ। अच्छा, एक बात तो इमरान खान साहब को सिंगल आउट करना, PTI को सिंगल आउट करना, मेरे ख्याल में ये आधा सच बोलने वाली बात है।
इससे पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट किसने गिराई? अगर ये उन गैर जमहूरी ताकतों की बात करते, अगर ये वो बात करते कि किन गैर जमहूरी ताकतों ने जो है वो मुंतखब वजीर आजम को सूली पे चढ़ाया, किन गैर जमहूरी ताकतों ने मुंतखब वजीर आजम को जो है उसका तख्ता उलट के उसको जो है वो जलावतनी में भेजा, किसने जो है मुंतखब गवर्नमेंट जो थी नवाज शरीफ साहब की उनको ख़त्म किया, किसने मुंतखब वजीर आजम को जो है जेलों में डाला? अगर ये बात करते हैं ना तो ये उनके बयानिए के साथ कंसिस्टेंट थी। अब यहाँ बात आ जाती है कि जी सिर्फ इमरान खान साहब या पीटीआई यानी जितना भी दौर है, आप हमने उस दिन भी जिक्र किया था कि जो IMF की रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट ने सिस्टेमिक करप्शन की बात की है, उसने किसी 2 साल 3 साल की बात नहीं की। और इस सिस्टम में कौन रहा? यानी 3 दफा नवाज शरीफ साहब खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे, खुद वो 3 दफा जो है वजीर आजम रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि गैर जमहूरी ताकतों ने, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल रहता, अगर जमहूरियत जो है वो चलती रहती, तो शायद जो आज हम सिचुएशन देख रहे हैं वो सिचुएशन ऐसी ना होती। नवाज शरीफ साहब जो तरक्की की बात कर रहे हैं कि जी ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, दूसरी तरफ वो खुद ही ये कह रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट तो कोई अपना फैसला खुद ले ही नहीं सकती, तो उनकी बातों में यहाँ भी तदाद नजर आता है। वो कभी जनरल मुशर्रफ की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ वो आके इमरान खान साहब और PTI की बात करते हैं, यहाँ पे तजाद नजर आता है। अगर आप अपने बयानिए पे कायम हैं, अगर आप वही कंसिस्टेंट पॉलिसी रख रहे हैं, तो आप जमहूरियत की बात करें, गैर जमहूरी कुव्वतों की बात करें, जिन गैर जमहूरी कुव्वतों ने पाकिस्तान में जमहूरियत को नहीं पनपने दिया, जिन्होंने जो है वो मुंतखब वजीर आजमों के साथ क्या क्या किया, तो आप उनकी बात करें तो आपका जो बयानिया पहले का वोट को इज्जत दो का बयानिया है उसके साथ कंसिस्टेंट होगा। दूसरी ये बात कि जी जो कल्चर PTI ने सियासत में लेके आए, बड़ी मादरत के साथ ये कल्चर उससे बहुत पहले, जब हेलीकॉप्टरों से जो है तस्वीरें गिराई जाती थी, जब PTI के जो खवातीन अरकान असम्बली थी उनके खिलाफ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती थी, तो ये कहना सब कुछ उठा के सिंस एक जमात जो है वो जेर अताब है इस वक्त, आप सब कुछ सारा मलबा उठा के 76 बरसों का मलबा उठा के उस जमात पे डाल दें, तो सिर्फ ये कहना कि सिंस आप लोगों में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, आप बात ले आए यहाँ पे कि जी इमरान खान साहब को लाने वाले जो है वो आप खुद भी जो है किसकी आपकी सियासत किसकी मरूने मिन्नत है, आप जो ज़ियाउल हक को, जनरल जिलानी को, वो बातें जो है वो तो अवाम तो नहीं बोली ना। आप अवाम को सिर्फ इस पे धोखे में नहीं ला सकते कि जी जो इमरान खान साहब को लाने वाले हैं उनको जो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप ये कहें कि सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उन सारी गैर जमहूरी ताकतों की, जो कि जमहूरी कुव्वतों को जो है उनको दबा के और जो है अपनी मर्जी की गवर्नमेंट बनाती रही। सही। आमिर साहब आप क्या कहेंगे? बहुत दिनों के बाद नवाज शरीफ साहब आए सियासत में, एक तरह से नई एंट्री, और फिर उनकी जानिब से वही माजी की बातें दोहराई गई और वही बात की गई कि 2017 में क्या हुआ और उसके बाद मुल्क जो है वो दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया, अब की हुकूमत आई, इसने बहुत तरक्की की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी और महंगाई में भी इजाफा हुआ। क्या बयानिया है ये? हमेशा वो माजी की बात करते हैं। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश की और उसमें बड़ी हद तक वो कामयाब भी रहे। दहशतगर्दी भी ख़त्म की और जो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस था उसको भी ख़त्म किया। IMF को खैरबाद कहा था जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो जब कोई शख्स जो खिदमत कर रहा हो मुल्क की और उसे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट एक सियासी जमात यानी PTI को लाने के लिए बेइज्जत करने की कोशिश करे, पूरे मीडिया के ऊपर लोगों को लगा के प्रोग्रामात कराए जाए, पनामा के ऊपर 4,500 प्रोग्राम कराए गए और वो नैब के वॉल्यूम 10 में मौजूद है उसकी सारी लिस्ट और उनके नाम कि कौन क्या किरदार अदा कर रहा था। तो उस शख्स को ये राइट बनता है
कि वो जब गिनवाएगा तो माजी के साथ गिनवाएगा, वो आगे की बात करेगा। वो दुख और तकलीफ का एहसास हो सकता है मुझे कि भाई क्यों बोल रहे हैं। जब वो नहीं बोलते थे तो दुख ये था कि जी देखें वो चुप लग गई है, वो तो बोल नहीं रहे, वो मरियम के साथ भी नहीं है, वो शहबाज शरीफ के साथ भी नहीं है, और वो दोनों अपने मतलब अपने छोटे भाई के साथ भी खड़े हैं, अपनी बेटी के साथ भी खड़े हैं। और मुसलसल शहबाज शरीफ जब बात होती है, कोई बड़ा डिसीजन होता है, वो कहते हैं मैं अपने बड़े भाई से पूछ के करता हूँ। और उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया इस बात को, नवाज शरीफ ने, कि ये बात मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। तो वो तो ओन कर रहे हैं, अच्छाई है या बुराई है वो उसको जिम्मे को साथ लेके चल रहे हैं। इसमें क्या दुख है कि जब इमरान खान को लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने एक चलते हुए मुल्क की आग लगाई थी, और जब इमरान खान को फिर उस इस्टेब्लिशमेंट को समझ आई और निकालने के लिए अदम एतमाद आई, वो IMF का जो पाकिस्तान का किया हुआ मुआहदा था उसे तोड़ते हैं, जिसके नताइज आज भी हम सख्त तरीन शराइत की सूरत में भुगत रहे हैं। तो ये तो दुख तकलीफ तो रहेगा, इसमें इसका अदाला नहीं किया जा सकता। हाँ, नवाज शरीफ के इस बयानिए पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि उन्होंने वोट को इज्जत देने की बात की थी, फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से सुलह की। ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो अमली सियासी हालात है, जिस पे हम इमरान खान को रोज़ाना, मैं तो कम अज़ कम ये बात करता हूँ कि उन्हें सियासी हक़ाइक़ मानते हुए अपने लोगों को बाइख्तियार बना के बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। ये बंद दीवारों से टकराने का या इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल लाने का उनके बस की बात नहीं है। अगर आज उनको मिलने नहीं दे रहे और आप हुकूमतों के ऊपर तनकीद करते हैं तो क्या कर लेते हैं। उन्होंने जब फैसला करना है कि हमने मिलाना है, वो हफ्ते 10 दिन के बाद मुलाकातें खोल देंगे, जाके मिल लेंगे। जब इमरान खान की मुलाकातें बंद हुई तो सोशल मीडिया पे बयानिया आया, पता नहीं उनको क्या हो गया। कोई हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती, कोई इदारा अफोर्ड नहीं कर सकता कि आपकी कैद में बंदा हो और उसको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आज सोशल मीडिया पे एक वही जो ट्रेंड है वो बनाया गया इमरान खान के लिए कि अब कामयाबी नहीं हो रही। लेकिन मेरे ख्याल में PTI अगर अब भी जब मुलाकातें शुरू हो जाएंगी और वो सियासी हक़ाइक़ के साथ नहीं चलेगी, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होना है, कमी नहीं होनी। क्या किसी ने कहा था इमरान खान बाइकाट कर दिया इलेक्शन का, और वो एलिट कल्चर जिसका कैप्चर का जिसका जिक्र किया जाता है IMF में, उसी का हिस्सा उमर अयूब हों और उनको इजाजत दे दी जाए कि उनकी अहलिया तो इलेक्शन लड़ेंगी। क्या फिर ने उनकी सजा को दुरुस्त माना, और पंजाब में जिन्होंने इलेक्शन जिनको नहीं लड़ने दिया उनकी सजा को उन्होंने गलत माना? तो दो अमली तो इमरान खान ने की, किसी और ने तो नहीं की थी ना। ये किसी और का तो बयान नहीं था, ये इमरान खान का था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और मियादर की सीट पे हम लड़ेंगे, चूंकि वो फौत हुए हैं और ये सजाओं से मुतालिक सीट नहीं है। अगर वो इस हद तक भी कायम रहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि बात के जी अपनी बात का बड़ा पक्का है। कोई बात की बड़ी पक्की नहीं है, बस जहां पे जिसका सिर और प्रेशर होता है वो अपनी मर्जी भी मनवा लेता है और करा भी लेते हैं। उमर अयूब वही बंदे थे जो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हजारों की लीड के बावजूद स्टे लेके बैठे थे कि मैं रिकाउंटिंग नहीं करूंगा। तो उसका नतीजा अब ये आपने बाबर नवाज की सूरत में देख लिया कि वो जो वहां पे हल्के में मशहूर भी थे, मारूफ भी थे और हल्के में मौजूद थे, राब्ते में थे, वो जीत गए। अब आप फॉर्म 47 और 45 का रोना पीटते रहे। नवाज शरीफ ने उन सबसे मुलाकात की और एक अपनी मौजूदगी का अपनी पार्टी के 9 मुंतखब MNAs को एहसास दिलाया कि मैं साथ बैठा हूं, मैं कहीं पीछे नहीं जा रहा। उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो उनका वोटर है, उसको तकवीयत मिलती है नवाज शरीफ की गुफ्तगू से। मेरे ख्याल में ये बात सोचने की PTI की है कि वो अपना बयानिया कहां से लाएंगे। वो बतौर जमात क्या अगले आम इंतखाबात में मौजूद भी रहेंगे या ये आज़ादी की सूरत में ही इलेक्शन उन्हें लड़ना है? क्योंकि आज की PTI जो बैरिस्टर गौहर जिसके चेयरमैन है, ये इलेक्शन कमीशन में ना रजिस्टर्ड है ना होगी। सही। आया साहब, आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ ने आज जो तकरीर की, जिस हवाले से उन्होंने बातें की, जो भी कहा, हमने माजी में जब भी उन्होंने बात की हमने यही सेम बातें सुनी, यही वो सब चीज़ें जो बार बार दोहराई जाती हैं। लेकिन आज एक चीज़ हमने और उसमें ऐड होती देखी कि उन्होंने क्रेडिट दिया शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को। उन्होंने कहा कि जी वो मुझे तरक्की में पीछे छोड़ गए। आप क्या समझते हैं, ऐसा ही है? मैं एमन सबसे पहले तो नून लीग के वोटर और सपोर्टर को मुबारक देना चाहूँगा कि कायद को आज बोलने की इजाज़त मिली है। अब पता नहीं ये मुश्किल होती है या इसी तरह फिर किसी ओकेजन पे, ख़ास ओकेजन पे उनको बोलने की इजाज़त होगी, क्योंकि कायद तो अक्सर बोला करते थे ना, लंदन भी जाके बात कर लेते होते थे। अब हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि वो बात नहीं करते। तो जब वो बात करेंगे तो शुरू तो वहीं से करेंगे ना, मुझे क्यों निकाला, इससे हटके तो उनको करनी भी नहीं चाहिए ना, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। हाँ, अलबत्ता वो कह रहे थे कि इमरान खान जितना बड़ा मुजरिम है उतने ही बड़े मुजरिम वो भी हैं जो उनको लाए थे, और उतने ही बड़े मुजरिम मेरे कायद भी हैं कि उन्हीं से फिर मामला तय करके उन्होंने हुकूमत भी ले ली थी। मतलब वो जाहिर है हम तो ये सारे मुजरिम ही है ना, इनमें से कौन ऐसा को बहुत वो नेक आदमी है जो कहता है कि नहीं वोट को इज्जत दो। कि जब बात हो रही थी तो उस वक्त यकीन करें कि नून लीग के टिकट बिक रहे थे,
पीपल्स पार्टी जरदारी साहब पे तो इल्जाम है ना कि इन्होंने सिंध हाउस में लोगों को खरीद के रखा हुआ था। नून लीग को कोई 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ा, सिर्फ टिकट का वादा हो रहा था कि अगले इलेक्शन में आपको टिकट देंगे और लोग इनके लिए वोट कर रहे थे। इतना ज्यादा रेट उस वक्त बढ़ा हुआ था टिकट का, लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसा जमीन बोस हुआ। लेकिन जाहिर है अब वो कायद क्या करें, भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है, बेटी उनकी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर है। तो अब आपका क्या ख्याल है कि वो आग लगा लें वो अपने सारे सिस्टम को और जाके फिर वोट को इज्जत दोगा बयानियां लेके बैठ जाएं? नहीं, उनको यही करना चाहिए। आज वो जो चुनीदा कहने लगा था, जो मुंतखब हुए हैं वो अरकान असम्बली, उनको जाहिर है उन्होंने बताना भी था कि कायद पार्टी का मैं ही हूँ। अलबत्ता मैंने अपने वो प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रूर मिस किया, जाहिर है वो मजबूरी थी, उन्होंने जाना था, बैरून मुल्क दौरे पे बहरीन पहुंचे हुए हैं, वरना वो भी यहाँ होते तो वो भी मेरे कायद को बताते कि हमने शबाना रोज़ मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है और हम बड़े खुश हैं कि आप ये बात कर रहे हैं। सारे मतलब वो कह रहे हैं कि 2017 में 3% महंगाई थी, पीटीआई उसको 39% तक ले गई। अब 4 साल तो इनकी गवर्नमेंट को भी हो गए हैं ना, दोनों कंसेक्यूटिव वो हो गए हैं। इसमें कितनी महंगाई, वो कारकर्दगी जब पीटीआई की गिनवाते हैं तो महंगाई का कहते हैं कि जी वो इस वजह से लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया था, और अपना वो कहते हैं कि जी कारकर्दगी और बहुत ज्यादा है। लेकिन महंगाई की बात आज वो नहीं करते। महंगाई सिर्फ उनके दौर में कम थी और पीटीआई के दौर में ज्यादा थी। मेरा ख्याल है आज तो आप भी बड़े सुकून से बैठी हुई है, महंगाई आपको भी नहीं लगती, क्योंकि कायद कह रहे हैं तो फिर मानना तो पड़ेगा। आया सब, लेकिन बात उनकी फिर वहीं से शुरू होती है। मुझे लगता है उनका बयानिया वही है, मुझे क्यों निकाला, महंगाई, अवामी मंशूर। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीजें उनके बयानिया में ऐड होती। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कि आज भी बयानिया वही है, मुझे क्यों निकाला, और क्या आप समझते हैं कि ये फायदेमंद साबित होगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब को ना खुद भी है ना गौर करना चाहिए अपनी सियासत पर ना, कि आज आपका सवाल है कि नवाज शरीफ साहब का जो एंट्री है वो सियासत में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये नौबत क्यों आ रही है कि आप ये सवाल पूछ रही हैं? मतलब वही हुक्मरान जमात के, एक सियासी जमात के जो है वो सरबराह है, तो वो रूपोश क्यों थे, या जो किनारा कश क्यों थे, या इसको और आसान लफ्जों में बैठ ले कि उन्होंने वो किसी खामोशी क्यों इख्तियार की हुई थी? क्या वजह थी? किसी ने रोका था उनको? उनको तो रोजाना की बुनियाद पे पार्टी को मुतारिक रखने के लिए, फाल रखने के लिए, कारकुनों के अंदर वलवला बरकरार रखने के लिए अपनी किसी न किसी सतह पे तो एंट्री देनी चाहिए थी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन आप तंजीमी सतह के इजलास तो जो है वो करते रहते। और ये फतह के बाद अगर आप अपनी इसको कामयाबी समझ रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो है वो या तो हकायक तक पहुँच नहीं पा रहे, या फिर आप हकायक समझ के उस हकायक को हकायक नहीं समझना चाह रहे। इन्हीं दो बातों में से जो है वो एक बात हो सकती है। दूसरी बात, मियां साहब ने एक बात बिल्कुल सही की कि जो लोग इमरान खान को लेकर आए थे, इमरान खान के साथ वो भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का वही सत्यानाश कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है मियां साहब की। भाई इमरान खान का दौर कोई आइडियल दौर तो नहीं था। जो इमरान खान वादा करके आए थे, जिस बुनियाद पे वो उन्होंने इलेक्शन जीता था, कोई भी उसमें काम नहीं हुआ। अगर इमरान खान की हुकूमत के दौर का तजिया करें तो वो एक नाकाम दौर हुकूमत था, किसी को इस बात पे जो है वो इख्तिलाफ राय नहीं है। अब आपकी हुकूमत है, अब आप ये कहते हैं सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश किसी घर का तो नहीं किया था ना, मेरे पाकिस्तान का, इस पाकिस्तान का, हम सबका पाकिस्तान है ना, इसका किया था ना। करें आप कार्रवाई, किसने रोका है आपको? कुछ लोगों ने इमरान खान को लाकर इस मुल्क का सत्यानाश किया है, तो सत्यानाश करने वाला इमरान खान तो जेल में है ना, वो तो आपने बंद कर दिया घड़ी चोरी पर। एक तो आपको उनको पाकिस्तान को सत्यानाश करने के इल्जाम में बंद करना चाहिए था, घड़ी चोरी के इल्जाम में नहीं करना चाहिए था। वो ऐसा तो कोई केस उन पर नहीं है। दूसरा, जो लोग पाकिस्तान जिन लाने वाले थे, जिन्होंने सत्यानाश किया था, उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे ना, ताकि हमेशा के लिए ये रास्ता जो है वो खत्म हो जाए किसी को लाने का। वरना आज 18 में इमरान खान को कुछ लोग लेकर आए थे, 24 में इनको लेकर आए थे। मजे की बात है कि इनको लेकर भी नहीं आए, बाकायदा मियां साहब का रास्ता रोका गया 24 में, और इनके भाई को जो है वो रास्ता दिया गया। सही। तो जो उन्होंने भाई को रास्ता दिया गया, फिर 28-30 जब भी इलेक्शन होंगे तो वही कुछ लोग फिर किसी और को लेकर आ जाएंगे, तो रास्ता बंद कर देना। आज आप सही करें उनके खिलाफ कार्रवाई। फैसल साहब, ये आप किन की बात कर रहे हैं, कौन लोग? ये तो मियां साहब बताएंगे ना, जिन्होंने सत्यानाश किया है, हमें क्या पता किसने किया।
लेकिन मियां साहब ने भी नाम नहीं बताया ना, इसकी फैसल को क्या एस्टेब्लिशमेंट की पता, तरफ है, मासूम फौजी आदमी। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, हमें जो महसूस होता है कि उनका इशारा उस तरफ है, तो उस वक्त की जो भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट थी वो उनके खिलाफ करे कार्रवाई। आज उनको कह रहे हैं उस फौजी लीडरशिप को उस वक्त की कि आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, आज आपने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। तो भाई जिन्होंने किया है तो आज तो आपके पास हुकूमत है ना, सही, तो करें आप उनके खिलाफ कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे हैं अगर आप आखिर उन्होंने सत्यानाश किया। दूसरी बात, आप आज भी इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे अपनी तकरीर को ख़त्म करते हैं। इमरान खान तो अब जेल में है ना, उससे तो उसकी घरवाली भी नहीं मिल सकते, एक सूबे का वज़ीर आला भी नहीं मिल सकता। सही। तो इमरान खान से आप जो है पंजा आजमाई करके आपको क्या मसला ये कि हासिल हो रहा है? बेहतर तो ये है कि आप अपनी इस वक्त सियासत करें, अपने काम बताएं, एक नए रोशन पाकिस्तान की जो है बुनियाद रखें, और वो उस वक्त तक नहीं रखी जा सकती जब तक सत्यानाश करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे। सही। वरना फिर तो इसका मतलब ये आप 2830 के लिए आप भी अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं कि उन्हीं के जरिए आपने दोबारा आना है। सही सही। इलियास साहब, फैसल साहब तो कहते हैं कि जिन्होंने सत्यानाश किया और करवाया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। वो तायद कर रहे हैं, मतलब आप फैसल साहब तायद तो कर रहे हैं ना उनके इस बयानी की जो उनकी जानिब से कहा जाता है। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं कब तक माजी की बातें दोहराई जाएंगी, आगे की बात नहीं की जाएगी? क्योंकि मुल्क को अगर इनके मुताबिक तरक्की की राह पर गामजन किया तो आगे की बात होनी चाहिए। देखिए, ये सिस्टम है, वो इस बात को देखें करेंगे जी। उनकी गवर्नमेंट एक चल रही थी, सक्सेसफुल गवर्नमेंट की थी। 2017 में उनकी बता रहे कि जीडीपी की ग्रोथ हो रही थी, फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा था, लेकिन उनको घर भेज दिया गया। आज उन्होंने फिर वही बात की कि जिस बात, लेकिन वो आज इसलिए थे कि उन्होंने बताया कि इलेक्शन में जो उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, और वो ये बताना चाहते थे कि उनकी पार्टी की मकबूलियत है वो वापस आ गई है। जो वो चाहते थे कि पहले दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तो वो ये चाहते नहीं थे कि गवर्नमेंट को टेक ओवर करे और अपनी गवर्नमेंट बनाए, लेकिन वो चाहते थे कि अकेली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बने, और इस चीज़ में वो चाहते थे कि इत्तेहादी ना हो। आपने देखा होगा उन्होंने आज कहा कि वो अकेले फैसले नहीं करते गवर्नमेंट में, उनके गवर्नमेंट में फैसले दूसरों के भी होते हैं। तो मुस्लिम लीग नून को वो एक किस्म के बताने भी आए थे कि जो कुछ हो रहा है मुस्लिम लीग नून आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर रही है, और जो भी हो बीच में रिस्ट्रिक्शन वगैरह कोई आती है, बीच में कोई ऐसी पॉलिसी आती है तो वो दूसरी सियासी जमातें होती है। वो तो इस बारे में बताने आए थे, सारी चीज़ें बताने आए थे और अपना सारा बयानिया देने आए थे कि जी उनका बयानिया आज भी वही है कि उनकी गवर्नमेंट को चेंज किया गया था। तो अब जो गवर्नमेंट आई हुई है, तो उनकी जो गवर्नमेंट है उसको आवाम ने एक दफ़ा फिर मकबूलियत दी है और कबूल किया है कि जनाब उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के लिए, और उन्होंने कहा जो उनके 2 सुपर हीरोज़ हैं वो बेहतर तरीके से जो काम कर रहे हैं, और वो उनको भी पार्टी में पीछे छोड़ के तरक्की के बल में, और ये जाहिर है वो एक चीज़ अपना बताने आए थे अपनी पार्टी के और आवाम को बताने आए थे कि वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट के काम हुए इनकी गवर्नमेंट में 2 सालों में वो पहले नहीं हुए थे इतने ज़्यादा। और जो आज उन्होंने देखा कि घरों में घर भी लोगों में तकसीम किए बेघरों में, तो ये जो चीज़ें हैं कि वो जो कह रहे हैं कि पहले जो उनके साथ ज्यादती हुई है, तो बिल्कुल उनको चाहिए, उनकी गवर्नमेंट है इस वक्त, वो जो लोग मुलव्वस थे उनकी गवर्नमेंट को भेजने में, बल्कि उनको ये भी तस्लीम करना चाहिए कि ये प्रैक्टिस अब सियासतदानों को छोड़नी पड़ेगी कि किसी के कंधे पर चढ़ के गवर्नमेंट बनाना, और इसको एक बिल्कुल इसको सियासी अमल को सियासी अमल रहने दिया जाए कि वो जो हो कि बिल्कुल जिसको अवाम खुद करे, बजाय कि किसी के कहने पर आए, और उस तरह आए जिस तरह एक जमहूरी अमल के तरीके के ज़रिए आते हैं, और उस तरह ज़रा आए वो, क्योंकि इस चीज़ को तो कोई तस्लीम नहीं करेगा कि वो कहेंगे जी हम जमहूरियत के ज़रिए ही आए सारे। हालांकि सबको पता है जो चीज़, क्योंकि मियाँ साहब बिल्कुल फेयर सियासत करते हैं इस मामले में। मियाँ साहब उस दिन वापस चले गए थे, बजाय ऐलान करने के, गवर्नमेंट का ऐलान करने के लिए वो इस बारे में थे कि 2/3 मेजॉरिटी हो, लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट जो बनाई उनके भाई ने, और प्राइम मिनिस्टर भी बने, और क्योंकि इत्तेहाद किया उन्होंने, और वो ये सारी चीज़ें, लेकिन अब मियाँ साहब इस बात चीज़ को कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक किया था कि गवर्नमेंट बनाई है, और ये ठीक है, वो वोट को इज्जत दो कर, वो सारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल इनके लिए इम्प्लीमेंट अपने करते हैं इतलाक वगैरह, लेकिन अगली जो गवर्नमेंट है वो जो टेक ओवर किया था जिन्होंने इनसे, तो वो उनके जो कह रहे हैं तो बिल्कुल इनको चाहिए, बिल्कुल ऐसी कानून, बिल्कुल ऐसा ही अमेंडमेंट्स आ रही है, एक और 2-3 अमेंडमेंट्स करें कि आइंदा से ऐसा कोई अमल ना किया। सही, बिल्कुल। और वो क्रेडिट कराएं कि नवाज शरीफ ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बेहतर काम करें, उन्होंने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे
मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ चुकी है और इसका जिम्मेदार कौन है, एक्सपर्ट्स की राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात करेंगे महंगाई की, जो आजकल हर पाकिस्तानी के लिए बड़ा मसला बन चुका है। महंगाई हर हफ्ते बढ़ रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते भी महंगाई में इजाफा देखने में आया है। चीनी समेत खाने पीने की 16 चीज़ें महंगी हुई हैं। फल और सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है और गैस भी महंगी हो चुकी है, लेकिन ओगरा ने फिलहाल इसकी तरदीद भी की है। वफाकी इदारा शुमारियात ने कौमी लेबर फोर्स सर्वे के नताइज जारी किए हैं, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 साल में मज़ीद 14 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो चुकी है। मगर हुकूमत ये दावे कर रही है कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। आज नवाज शरीफ ने भी यही दावा किया है कि हमारे दौर पे महंगाई 3% थी, जो अब बढ़कर 38% तक पहुंच चुकी है। सवाल अब ये है कि तकरीबन 4 साल से मुल्क में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हुकूमत है। अगर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आमिर साहब क्या कहते हैं, क्योंकि आम आदमी पिसता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बेपनाह है और उसकी वजूहात हैं। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने अपने लिए, यानी वज़ीरों के लिए, जजों के लिए सारों की तनख्वाहें बढ़ा दी और आम जो मुलाजिम है, चाहे वो ग्रेड 1 का है या 22 का है, जिसके ज़िम्मे टैक्स आता है, उसकी टैक्स की शरह बढ़ती चली जा रही है। इंडस्ट्री नहीं फ़रोग पा रही। ज़ाहिर है जब तक यहाँ पे इंडस्ट्री फ़रोग नहीं पाएगी, रोज़गार भी नहीं मिलेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी। अब आपकी रिमिटेंसेस से तो काम चल रहा है, IMF के कर्जे से तो काम चल रहा है। तो यही सबसे बड़ा माशी तौर पर क्वेश्चन है कि ठीक है, शरह जो महंगाई बढ़ने की थी वो तो बहुत कम हो गई, लेकिन महंगाई तो अपनी जगह मौजूद है। ये क्वेश्चन है, इसीलिए सारी दुनिया के सर्वेज में भी आता है, बात आती है। यहीं पे सवाल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी आता है कि जी आप बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रही? वो मामलात यहाँ पे आपके अपने जो सरमायाकार हैं उनका ट्रस्ट क्यों नहीं बन रहा? वो कभी आर्मी चीफ के पास जाते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर के पास आते हैं। मसले का हल चाहिए, क्योंकि रोजगार होगा तो महंगाई भी कम होगी और लोगों की बाइंग पावर भी बढ़ेगी। ये बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की अपनी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर काम करें, लोगों को मुतमईन करें। ये क्वेश्चन है। बिल्कुल आमिर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि रोजगार के मौके बढ़ने चाहिए, लेकिन हमने देखा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.1% जो है वो बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। साहब क्या कहते हैं, इस कदर इजाफा होना, लोगों का बेरोजगार होना, महंगाई दिन ब दिन ऊपर जाना और बेसिक चीजें जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, क्या होना चाहिए? कौन जिम्मेदार है? कैसे ठीक होगा? देखिए, इलीट के लिए तो रोजगार के मौके दिन ब दिन बढ़ते हैं। किसी को मुशीर बना लिया जाता है, किसी को वजीर बना लिया जाता है। जजों की तनख्वाहों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजाफा कर दिया गया कि शायद यही इस मुल्क के सबसे बड़े मसीहा हैं, इन्होंने इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। देखिए, पहले हम सिर्फ तनख्वाहदार रोते थे और हम चीख नहीं सकते, सिर्फ रो सकते हैं। लेकिन अब तो इस मुल्क का बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट बाकायदा चीख रहा है, रोने से ज़्यादा हमसे ऊंची आवाज़ में रो भी रहा है और चीख भी रहा है कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। और आपने कहा था हमसे, हमें यकीन दिलाया था कि SIFC से इस मुल्क में डॉलरों का और पता नहीं सैलाब आ जाएगा। आपके तो अपने सरमायादार इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बाहर से यहाँ कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने? बहरहाल मेरे वज़ीर आज़म साहब दौरे कर रहे हैं मुसलसल, उनकी टीम भी दौरे कर रही है। आज भी वो बहरैन पहुंचे हुए हैं, इसलिए आप टेंशन ना लें। वो जो डॉलर ये सफ़र पे खर्च होते हैं ना, उसका भी आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं, टैक्स आप पे पड़ेगा। बिल्कुल, आवाम इसी तरह दिन ब दिन तंग हो रही है, महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है, कोई पुरसान हाल नहीं। फैसल साहब, आप क्या कहते हैं? हुकूमत तो दावे कर रही है कि जी रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ बढ़ रहे हैं? ये कसीरुल जैती जो है ना एक इशू है, इसके बहुत सारे पहलू हैं ना। देखिए, एक बहुत बड़ा पहलू जो है ना इसका ये भी है कि प्राइस कंट्रोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो चीज़ें अगर कोई महंगी बेच रहा है तो उसको उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। और ये जब तक मुमकिन नहीं है कि जब तक इस मुल्क के अंदर एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम नहीं आएगा और काउंसलर को मजिस्ट्रेसी पावर नहीं दिए जाएंगे प्राइस कंट्रोल के, तो जब तक आप इस महंगाई को कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कुछ भी कर लें आप, कोई भी हुकूमत ला दें, फरिश्तों की हुकूमत ला के बैठा दें, ये नहीं हो सकता कंट्रोल, क्योंकि सिस्टम नहीं है, निज़ाम। बाकी जो पॉलिसियाँ हैं ऊपर की, वो अपनी जगह उसका इम्पैक्ट होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा सबब जो है वो ये है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि जहाँ से आप प्राइस को जो है वो कंट्रोल, जो आम आदमी की बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पे जो है वो आप जो है ना वो चेक और बैलेंस कर सके। तो ये एक बड़ा सबब है।
सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम जो कि दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और ये हुकूमत की जानिब से दावे कि बेरोजगारी में कमी हुई है, रोजगार के मौके बढ़े हैं, लेकिन उसके बरक्स ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। इसी पर मजीद बात भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई की और ये भी बात कर रहे थे कि आम आदमी के लिए महंगाई का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है, जबकि हुकूमत कुछ और कहती दिखाई देती है। तो इलियास साहब, आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है, कैसे बेहतर होंगी ये चीज़ें? महंगाई का जिम्मेदार तो कोई नहीं कहेगा कि जी हम जिम्मेदार कोविड वगैरह। तो आप देख लें, कोविड पंजाब ने डिपार्टमेंट बनाए अपने प्राइस कंट्रोल के इसके लिए, मजिस्ट्रेट को बहाल किया, उनको पावर दी, लेकिन उसके बावजूद देखें कीमतें कंट्रोल नहीं। कीमतें जो है कंट्रोल होगी उस टाइम जब डिमांड एंड सप्लाई का गैप खत्म होगा। इनको उस मैकेनिज्म को ठीक करना चाहिए, लेकिन जो कीमतें हैं जो बढ़ती है, इस चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह क्यों बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम कीमतें कम कर रही है, इस तरह कर रहे हैं। आप देख लें बंदे कितने बेरोजगार हुए। बिल्कुल। आप देख लें आम सी चीज़ थी। कल मेरी रात एक बंदे से बात हुई, उसने कहा जी हम अब खुद गए, पाकिस्तानी सारे बिजनेसमैन बाहर अमेरिका में जब एम्बार्गो लगाया इंडिया पर उन्होंने, कि ताकि हमें भी टैरिफ से जो है रिलीफ मिले कि पाकिस्तान के मुकाबले में हम मार्केट हासिल कर सकें। लेकिन कहते हैं कि हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई इस बारे में। और सिर्फ इसकी वजह से ये हुआ कि सारे जो इंडिया से जो जिनको टैरिफ ज़्यादा लगा तो वो सारा बांग्लादेश की तरफ गए हैं लोग। और पाकिस्तान में यहाँ कॉस्ट को कम नहीं किया गया, ना कोई उसके लिए दिलचस्पी जाहिर की गई। सिर्फ ऊपर ऊपर से कह दिया जी गवर्नमेंट कोशिश करी, गवर्नमेंट कोशिश करी। इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, सबको एफर्ट्स करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कहाँ थी, कहते वो बिजनेसमैन खुद इस बारे में पीटते हैं कि जी हम क्या करें, हमारे गवर्नमेंट इस तरह साथ नहीं देती। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देने के लिए जो बैठे हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ, इस पर एफर्ट्स नहीं की गई। अगर एफर्ट्स की जाती तो हमें वो मार्केट मिलती, बजाय कि बांग्लादेश या थाईलैंड वगैरह दूसरे ममालिक को मिली। तो वो चीज़ें हमें हासिल करने के लिए खुद एफर्ट्स करनी पड़ेगी, इनको सही बनानी पड़ेगी, अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह अपने बंदों को सही लगानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। सही। नवीद साहब, बेसिक चीज़ों की बात की जाए तो दाल रोटी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है और फ्रूट्स तो अब लग्जरी में चले गए, क्योंकि देखा जाए तो फ्रूट, अनार की अगर बात की जाए तो 1200 रुपए किलो है, जो कि एक आम आदमी तो नहीं खा सकता। उम्मीद है आपकी अंकर यार, अनार का रेट पता है ना? सिर्फ पता ही है, खरीदने की सकत नहीं रखते हम आम आवाम बिल्कुल भी, क्योंकि 1200 रुपए जिस बंदे ने अगर 1 किलो अनार लेना है तो बाकी चीजें वो कैसे पूरी करेगा, अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएगा? नवीद साहब, क्यों ऐसे, कैसे ठीक होगा ये? एमन देखिए मेरे ख्याल में सबसे पहले जो है हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को सच बोलना चाहिए। सच बोलेंगे आप आवाम को तैयार करेंगे। अभी भी झूठ बोला जा रहा है कि जी वो सारा 76 बरस का मलबा उठा के डाला जा रहा है कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट, पिछले 3 साल पीटीआई के 3 साल। देखिए पीटीआई की गवर्नमेंट में 16 अरब डॉलर, 15-16 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आपके पास, आपकी जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ 5 से 6% ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद माना था। जो है 4.5 मिलियन जो लोग थे वो बेरोजगार थे। अच्छा, फिर आपकी महंगाई जो थी वो 10 से 11% इन्फ्लेशन रेट था। फिर सो कॉल्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। फिर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 15-16 अरब से 3 अरब डॉलर पे आ गए। फिर आपकी महंगाई जो है वो 38% पे चली गई। फिर आप यानी जो बेरोजगारों की तकरीबन ये जो अभी पिछली रिपोर्ट आई है, तकरीबन 14 लाख बेरोजगार इन 4 सालों में हुए। तो सच बोलें, ये ना कहें आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो पीटीआई हो, आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं। आप सब ने मिलकर ये किया और आज ये जो हमें सब बाग दिखाए जा रहे हैं ना, देखें 50% से ज्यादा पाकिस्तानियों को पीने का साफ पानी नहीं है मुहैया। पाकिस्तान की 36% बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। आपकी 43% जो आबादी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो रह रही है। तो आप क्या दिखा रहे हैं, कौन से सब दाग दिखा रहे हैं? तो सच बोलें, अवाम को तैयार करें कि जो भी इस वक्त सिचुएशन है, और अपने आप को एहतसाब का अमल खुद से शुरू करें। IMF की रिपोर्ट आपके सामने, ये आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी खुद गवर्नमेंट फैसले नहीं कर पा रही, IMF उसके फैसले कर रही है। तो IMF को किसने
ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान के फैसले करें, आपने दिया है। अगर ये खरबों रुपए की करप्शन जो IMF की रिपोर्ट बता रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये करप्शन ना होती तो क्या हमें IMF के पास जाना पड़ता? क्या हमें अपने फैसले उनके सपोर्ट करने पड़ते? बिल्कुल बिल्कुल नवीद साहब, आप ऐसे हैं, हुकूमत के हवाले से सोचना पड़ेगा कि आम आवाम का हुकूमत ने ही सोचना है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।